जय हिंद साथियों, आज है 5 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आइए उन सभी पर पूरे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप आज की वीडियो की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, इजराइल हमारा मित्र देश है और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो अभी देखिए, रिसेंटली बेंजामिन नेतान्याहू जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, इससे पहले भी जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और ये इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू है, इन्होंने अभी हाल ही में आश्चर्यजनक वापसी की है सत्ता में। देखिए, जो बेंजामिन नेतान्याहू है इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा, लिकुड पार्टी के नेता है और इनके अन्य सहयोगी दल जो है लिकुड पार्टी के साथ मिलकर अभी हाल ही में इजराइल चुनाव 2022 में जीत हासिल की है। यानी कि जैसे भारत में जो है मोदी जी की सरकार गठबंधन वाली सरकार चल रही है, वैसे इन्होंने भी जो है लिकुड पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। कहाँ पर? इजराइल में। और देखिए, इजराइल देश की बात करें अगर, तो इजराइल जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी जेरूसलम है और इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल की जनसंख्या है 93.6 लाख। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हेब्रू है। देखिए, यहाँ पे इजराइल के बारे में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इजराइल की भाषा क्या है? हेब्रू। और इजराइल की जनसंख्या 93.6 लाख। करेंसी यहाँ की इजरायली शेकेल है, कहीं कहीं इजरायली न्यूज शेकेल भी लिखा होता है। और कैपिटल यानी कि राजधानी जेरूसलम है इजराइल की। और मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है आपका इजराइल। लोकेशन आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका ग्लोब दिख रहा है पृथ्वी का। और यहाँ पे देखिए, जो मिडिल ईस्ट एशिया का पोर्शन है यहाँ पे छोटा सा इजराइल दिख रहा है। और इस मैप को अगर आप जूम करेंगे तो ये वाला आपको जो है कुछ इस प्रकार नज़ारा दिखेगा। और इसराइल जो है अपनी सीमा बनाता आपको दिखेगा लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ और इजिप्ट के साथ में। तो इसको याद रखिएगा, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान ये सभी इसराइल के साथ सीमाएं बनाते हैं। और ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इसराइल के साथ अपनी सीमा बनाता है या फिर नहीं बनाता है। तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान ये सभी सीमाएं बनाते हैं किससे? इसराइल के साथ में। और अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा। तो देखिए, भारत की एक ग्रीन फील्ड मतलब कंपनी है जिसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये जो है मंगोलिया में एक रिफाइनरी बनाने जा रही है तेल की। देखिए, मंगोलिया एक छोटा सा देश है, गरीब है थोड़ा सा, तो इसीलिए भारत उसका सहयोग कर रहा है। और भारत को भी फायदा होगा भाई, हम वहाँ पे अगर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स होंगे उनको जॉब मिलेगा। और भारत का एक मतलब एक तरीके से कहा जाए विदेशों में रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट तो इंडियन है, अमेजोन हो गया, सैमसंग वगैरह कंपनियां हैं। मतलब बहुत सारी बाहरी कंपनियों ने जो है भारत में जैसे प्लांट लगा रखा है और यहाँ से वो पैसे कमा के अपने देश में भेजते रहती हैं। तो वैसे भारत भी अब सोच रहा है। ठीक है, तो देखिए, भारत की जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इसने मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए एक प्राधिकरण पत्र जो है अभी हाल ही में प्राप्त किया है, जिसमें देश में मंगोलिया की पहली यानी कि मंगोलिया में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण शामिल है। यानी कि मंगोलिया में जो है अब तक कोई भी तेल रिफाइनरी नहीं था और ये मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी होगी। और ये रिफाइनरी जो है ये मंगोलिया की राजधानी उलन बटार में बनेगी। और देखिए, मंगोलिया की अगर बात करें तो मंगोलिया जो है इसकी कैपिटल है उलन बतार। और करेंसी है मंगोलियन टोग ग्रोव। और यहाँ की पॉपुलेशन है 33.3 लाख। ऑफिशियल लैंग्वेज है मंगोलिया की मंगोली। और तीसरा प्रश्न है कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, 2 नवंबर को हर साल हम पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। देखिए, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करना सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच की गारंटी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है। याद रखिएगा, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है।
देखिए जो आपका जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है, इसने भी हाल ही में लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में ये जो आपका क्लाउड नेटिव अवार्ड है इसको जीता है। और जियो ने अपनी स्थापना के बाद भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बन गए? तो देखिए पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता ओलाफ सोल्ज बन गए हैं। देखिए ओलाफ सोल्ज कौन है? ये जर्मनी के चांसलर हैं, ठीक है। तो जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज, ये 4 नवंबर 2022 को चीन का दौरा करने के लिए जो है गए थे। और ये ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 से लगभग 3 वर्षों में चीन जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। देखिए जो G7 समूह इसकी बात हो रही है, दुनिया के किसी अन्य समूह की नहीं बात हो रही है। तो G7 समूह में ये एक ऐसा देश है जो आपका जर्मनी, ये भी उसका मेंबर है। तो ये G7 से लगभग 3 वर्षों में चीन जाने वाले पहले नेता बने हैं। और ये इस दौरे के दौरान जो है बीजिंग में चीन के जो नेता हैं शी जिनपिंग और प्रीमियर ली केकियांग से जो है ये मिलेंगे। और इनकी इस यात्रा पर दुनिया भर के देशों की नज़र है। अब आगे मैं बताऊंगा आपको। कल तो मान लीजिए 4 तारीख कल ही था, कल ये पहुँचे हैं। अब देखते हैं कि आज ये क्या क्या करेंगे। अगर कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है तो उसको मैं अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल याद रखिए कि जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज, ये 4 नवंबर को चीन का दौरा कर रहे हैं, ठीक है। और ये G7 के ऐसे नेता हैं जो लगभग 3 वर्षों में चीन जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। देखिए चीन में जब से कोरोना फैला था चीन तब से जो है कोई चीन जाना नहीं चाहता था। छठवां कि हाल ही में भारत की प्रमुख एडटेक जिसका नाम बायजू है, इसने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो देखिए जो आपके लियोनल मेसी हैं, तो लियोनल मेसी ने जो है जो आपके मतलब लियोनल मेसी हैं, इनको जो है बायजूस कंपनी ने जो है अपने एजुकेशन फॉर ऑल पहल का जो है ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अगर एग्जाम में पूछा था कि एजुकेशन फॉर ऑल पहल जो है किसका है, तो इसको बायजू कंपनी ने शुरू किया है। बायजू जो है जैसे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म्स है जो कि क्या करता है एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो है कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो बायजू जो है इसने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए लियोनल मेसी जो कि एक फुटबॉलर हैं इनको अपना ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और देखिए बायजू कंपनी की अगर बात करें तो देखिए भारत की बहुत बड़ी एजुकेशनल कंपनी है ये। और ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस है, इसकी स्थापना बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने किया है। और देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसको 2011 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अगला कि किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए ये फुटबॉलर आपके हैं जेरार्ड पिक। देखिए स्पेन के बहुत ही महान फुटबॉलर हैं जेरार्ड पिक। इन्होंने 3 नवंबर 2022 को अभी हाल ही में बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और देखिए ये 10 साल की उम्र में कैंप नो में शामिल हुए थे फुटबॉल खेलने के लिए। और जेरार्ड जो है इन्होंने 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी में जो है ये शामिल हुए थे, ठीक है। और इन्होंने 2008 में तत्कालीन मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन के तहत अपनी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती थी। तो याद रखिएगा जेरार्ड पिक ये जो है स्पेन के फुटबॉलर हैं और इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और अगला कि T20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों पर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो देखिए विराट कोहली जो ये 3 मौकों पर यानी कि 2014 के विश्व कप में और 16 में और 22 में, ठीक है। तो 3 बार लगातार तीनों सीरीज में जो है इन्होंने 3-3 जो है हैट्रिक लगाए हैं यानी कि 50 रन बनाए हैं यानी कि अर्धशतक लगाए हैं। तो ये विराट कोहली जो आपके हैं ये T20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों 2014, 16 और 22 पर 3 या अधिक अर्धशतक लगाने वाले जो है पहले खिलाड़ी हैं। अगला कि गंगा उत्सव नदी महोत्सव का जो आयोजन है ये किस तिथि को आयोजित किया गया? तो देखिए 4 नवंबर को गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये किया गया था 2 सत्रों में। तो जो इसका पहला सत्र था पहले सत्र में जो है मुख्य अतिथि आपके थे भारत के केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी।
अगला है कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी सिक्किम करेगा। देखिए सिक्किम नहीं करेगा, सॉरी केरल करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए इसका सही उत्तर केरल होगा। तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल करेगा। देखिए केरल जो है ये साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है और 25 से 28 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए LNPCPE आउटडोर वेलोड्रोम पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और देखिए इस प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी हिस्सा लेंगे और पहली बार इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये दिल्ली से बाहर किया जा रहा है कहीं और। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? केरल में। तो याद रखिएगा केरल में 25 से 28 नवंबर तक जो है ट्रैक एशिया कप 2022 का जो आयोजन है ये किया जा रहा है। अगर आयोजन स्थल याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे और कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि टीपी राजीवन जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया था ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, यानी कि किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बताइए। दूसरा कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है, बताइए। और तीसरा कि इस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, बताइए। और चौथा कि हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया उन्होंने किसकी स्थापना की थी, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है अजय सिंह। और दूसरा प्रश्न था कि भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है अजय सिंह। दो दो बार हो गया क्या ये, चलिए कोई बात नहीं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बांग्लादेश के द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए एडवर्ड एम कैनेडी को यह सम्मान दिया गया, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपके पुनीत राजकुमार जो कि एक बहुत ही फेमस अभिनेता थे जिनको साउथ का पावर स्टार कहा जाता था, तो इनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। और देखिए जो आपका ट्विटर है इसने जो है वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि अगर आप अपना अकाउंट वेरीफाइड करवाना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।